गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 में पढ़ने जा रहे हैं हमारे गौरव का भाग दूसरा। ठीक है, भाग पहले में हमने विक्रम साराभाई के बारे में, ओविचाटी भाभा के बारे में और जीजाबाई के बारे में पढ़ा था। अब हम हमारे गौरव में पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो बच्चों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो हमारे जो संविधान है उसकी प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम जानकारी लेंगे कि वो किस तरह उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही प्रतिभावान छात्र से, प्रतिभावान छात्र थे। ठीक है, बचपन से प्रतिभावान। उनका परिवार मूलतः, उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था। नागवंश से संबंधित था। बोलते नागवंश से क्या था, संबंधित था। और परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से, महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। नागवंश से थे, लेकिन कालांतर में इन्हें महार जाति के नाम से जाना जाने लगा था। और उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। उनका पूरा जीवन है वो संघर्ष की क्या है, कहानी है। संघर्ष की कहानी मानी जाती है पूरा जीवन उनका। और एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले, एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार, पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण अनेक लांछन और अपमान सहना पड़ा। अनेक लांछन, लांछना व अपमान सहना पड़ा। अनेक लांछना व अपमान भी सहना पड़ा इनको। और इसलिए उनके बचपन से ही, इसलिए
उनके बचपन से ही, इसलिए उनके बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों, अन्याय व सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की, के विरुद्ध लड़ने की, के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। तो देखो बच्चों, तो भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे, मतलब बहुत पढ़ाई में क्या थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण अनेक लांछना व अपमान सहना पड़ा, इसलिए उनके बचपन से ही अन्याय व सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। मतलब उन्होंने बचपन से ही ये सब चीजें झेली थी, अपमान वगैरह, तो उनको क्या हो गया, सामाजिक कुरीतियों और अन्याय से लड़ने की उन्हें क्या आ गई थी, हिम्मत आ गई थी। इसी में हम आगे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कि उन्होंने किस तरह से अपनी शिक्षा हासिल की और भारत देश का गौरव बढ़ाया। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय में पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु, पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु, आगे की पढ़ाई हेतु मतलब जब विद्यालय की शिक्षा पूर्ण कर ली उन्होंने, तो आगे की पढ़ाई हेतु वे बम्बई गए। बम्बई गए, वहां कमरा इतना छोटा था कि बम्बई में वहां कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। जो कमरे की लंबाई चौड़ाई थी वो इतनी कम थी कि जो पिता और पुत्र है वो दोनों सो भी नहीं सकते थे कमरे में, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वे बड़ा कमरा ले सके, सो भी नहीं सकते थे। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो दीपक की रोशनी में क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। और बड़ौदा रियासत के छात्रों के मिलने पर रियासत की
छात्रवृत्ति मिलने पर, उनको छात्रवृत्ति मिली थी बड़ौदा रियासत से, तो छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें क्या करा, भाग लिया और हिस्सा लिया, भाग लिया। आजादी के बाद में आजादी के बाद पूरे स्वतंत्रता संग्राम, आजादी के बाद में स्वतंत्रता संग्राम में जो हिस्सा लिया था, आजादी के बाद में संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उसकी अध्यक्षता में ही देश के संविधान निर्मित हुआ। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। तो देखो बच्चों, किस तरह से उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया, जबकि वो एक दलित जाति के व्यक्ति थे और उन्होंने बचपन से ही क्या है, संघर्ष करा था और साथ ही साथ उन्होंने अपमान भी, लालचन भी झेलते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन करा। धीरे धीरे वो मुंबई भी गए थे, वहाँ पर वो एक ऐसे कमरे में रहते थे जहाँ पर वो पिता और पुत्र एक साथ सो भी नहीं सकते थे। दीपक की रोशनी में उन्होंने पढ़ाई करते थे और बड़ौदा रियासत से जो छात्रवृत्ति मिली थी उससे ही वो कहाँ गए थे, अमेरिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए थे। बाद में जब उन्होंने हमारी आजादी में भी क्या किया था, हिस्सा लिया था और बाद में उन्होंने संविधान में हमारे यहाँ पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया। उन्हीं की अध्यक्षता में हमारा जो संविधान है वो निर्मित हुआ। तो इस तरह से देखा आपने कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस तरह से हमारे भारत देश को गौरवान्वित किया। आगे हम इसमें देखेंगे भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम पढ़ेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में हम जानकारी करेंगे कि वो किस प्रकार से व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रकार के व्यक्ति थे और उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, वो हमने इसमें देखा और किस तरह से हमारे देश को गौरव हासिल करवाया। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारे देश के गौरव कहलाए हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। अब आते हैं आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने भी हमारे देश को क्या किया था, गौरवान्वित किया था। ठीक है, जिनके बारे में पंडित जिनके बारे में एनी
एनिबिसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था, बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था, बड़े भावपूर्ण एनिबिसेंट थी, उन्होंने बड़े भावपूर्ण शब्दों में इनके बारे में कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विविध मतों के मध्य केवल विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही मालवीय जी महाराज ही क्या है, तो मध्य मालवीय जी महाराज जी भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं, भारतीय एकता की मूर्ति बनकर खड़े हुए हैं। तो उनको मालवीय जी को एकता की मूर्ति कहा गया था, बनकर खड़े हुए हैं। और वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने बाल्यावस्था से ही उनमें बाल्यावस्था से ही काव्य प्रतिभा की थी, मतलब बाल्यावस्था से उनमें काव्य करने की, कविता करने की क्या थी, प्रतिभा थी। उनका कवि नाम मकरंद था, उनका कवि नाम मकरंद था। जो उनका कवि नाम था वो क्या था, मकरंद था। उनको मकरंद के नाम से पुकारा जाता था। उनके मन में ज्वाला जलती रहती थी, उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी, मतलब हमेशा उनके मन में एक प्रेरणा जगती रहती थी, ज्वाला जलती रहती थी, क्योंकि एक ऐसी शिक्षा पद्धति, एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो। देखो, जिनके बारे में एनिबिसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज भारतीय एकता की मूर्ति बनकर खड़े हुए हैं, ठीक है। उनमें बाल्यावस्था से ही काव्य प्रतिभा थी, उनका कवि नाम मकरंद था, मतलब वो कविताएं कहते थे, उनको शौक था। उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जो भारतीय संस्कृति को क्या करे, आगे बढ़ाए, जो भारतीय संस्कृति को क्या करे, आगे बढ़ाए, उसे उचित सम्मान
मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प भी किया कि वाराणसी में क्या होना चाहिए, एक विश्वविद्यालय खुलना चाहिए जो भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। इसलिए वाराणसी में वो क्या खोलना चाहते थे, एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे। आगे हम देखेंगे इसी में उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना बताई, और उन्होंने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बनारस के तत्कालीन राजा से भूमि दान में प्राप्त करी। मतलब उन्होंने क्या कहा कि जैसा माना जाता है कि संक्रांति के दिन कई लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, तो उन्होंने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बनारस के तत्कालीन राजा थे, उन्होंने उनसे भूमि दान में रही कि मैं एक विश्वविद्यालय खोलना चाहता हूँ और आप उसमें मेरी सहायता भूमि दान करके कर सकते हैं, इससे आपको बहुत सी पुण्य की प्राप्ति होगी। जहाँ आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक है, मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना आरंभ किया। मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना प्रारंभ किया। भूमि दान में ले ली, जहाँ पर बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और फिर वहां पर दान भी इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। फिर जहाँ भी जाकर अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते थे, मतलब वो जहाँ भी दान लेने जाते थे वहां पर कहते थे कि मैं एक भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत वाले विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए किसकी आवश्यकता है, दान की आवश्यकता है, और उनको दान भी मिल जाता था। उनको अपार धनराशि, धीरे धीरे उनकी झोली भरने आरंभ हो गई। मालवीय जी हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम के पास भी गए और वहां से उदारतापूर्वक दान प्राप्त किया। सारे देश का दौरा करके उन्होंने 64 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो उन्होंने सारे जो देश का दौरा किया, उससे उनको 64 लाख दान के 64 लाख रुपए प्राप्त हो गए थे। और उसके बाद भी उन्होंने गांधी जी ने कहा कि मांगने की कला तो मैंने अपने बड़े भाई गांधी जी ने कहा कि मैंने क्या पढ़ लिया, मांगने की कला तो अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। गांधी जी मालवीय जी को अपना बड़ा भाई मानते थे। गांधी जी मालवीय जी को अपना क्या मानते थे, बड़ा भाई मानते थे, और उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति के निष्ठा रखने वाले थे। वे
उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे। निष्ठा रखने वाले थे। जब तो उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूँ और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता, सिद्धियों ने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा, हम गुलाम ही रहेंगे। उनका ये मानना था कि अगर हम शिक्षित हैं और हमारी शिक्षा में राष्ट्रीयता नहीं है, तब भी हम क्या रहेंगे, गुलाम ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम उन्हें राष्ट्र का शिक्षक कहेंगे तो किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो देखो बच्चों, आज हमने हमारे प्रोग्राम में महात्मा में पढ़ा। एक तो हमने भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और देश की प्रारूप समिति के क्या बन गए, वो अध्यक्ष बन गए और उन्होंने अध्यक्षता भी की थी जब हमारा संविधान बना था उसके निर्माण में। दूसरा हमने मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने क्या करा था, अपने प्रयास से वो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने दान में जमीन लेके और अपने दानदाताओं से 64 लाख रुपए इकट्ठे करके उन्होंने क्या करा था, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी ने भी उनकी प्रशंसा की थी, वो उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। तो उन्होंने कहा कि जो मालवीय जी है उनको उनसे मांगने की कला तो उनसे ही सीखनी चाहिए। वो उच्च कोटि के देशभक्त थे और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। तो इस पाठ को आपको दोनों वीडियो के द्वारा पढ़ना है, उसके बाद में आपको इसका गृह कार्य भी करना है। धन्यवाद बच्चों।